Hello students, welcome to my channel Study with Didi. Today in this video we will discuss the introduction of the class 10th chapter 4 from the diary of Anne Frank. बहुत ही यंग एज में इनकी डेथ हो जाती है, तो क्यों हो जाती है ये सब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो एन फ्रैंक है ये एक जर्मनी में जन्मी जुडिस गर्ल थी। जब ये 13 ईयर ओल्ड थी, 13 साल की थी, ये नीदरलैंड में जर्मनी का आधिपत्य हो गया, नाजीस लोगों का आधिपत्य हो गया, वहाँ पे अधिकार जम गया। तो ये लोग क्या कर रहे थे, सारे जो यहूदीस थे उन लोगों को पकड़ करके कंसंट्रेशन कैंप में डाला जा रहा था और उनको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था। तो क्या होता है कि ये जो हमारी एन फ्रैंक होती है, ये अपने फादर मदर मतलब इनकी पूरी फैमिली में 4 मेंबर्स थे। ये 2 डॉटर्स थी, 2 सिस्टर्स थी, और इनके फादर मदर और 4 लोग और होते हैं इनके फ्रेंड्स। ओके, तो ये टोटल 8 लोग जो होते हैं, ये अपनी जान बचाने के लिए, इसके जो फादर होते हैं ओटो फ्रैंक, उनके जो ऑफिस होता है एम्स्टर्डम, वहाँ एक गुप्त से कमरे में जाके छिप जाते हैं और लगभग 2 साल तक ये वहीं गुप्त कमरे में छिपे रहते हैं। ठीक है, तो अब वहाँ पे जो गुप्त कमरे में ये लोग छिपे हुए थे, वहीं पे हमारी एन फ्रैंक ने अपनी जितनी फीलिंग्स थी उस एज में, और जो कुछ भी मतलब कि देश में हो रहा था या वर्ल्ड में हो रहा था, और वो क्या इस चीज़ से फील कर रही थी, वो सब कुछ उन्होंने अपनी डायरी में लिखा हुआ है। फिर इनको एक बीमारी हो जाती है, थाइपस नाम की बीमारी हो जाती है, और ये वहीं पे कंसंट्रेशन कैंप में इनकी डेथ हो जाती है व्हेन शी वाज ओनली 15 ईयर ओल्ड। और 8 मेंबर में से सिर्फ इनके जो फादर होते हैं ओटो फ्रैंक, वो ही सिर्फ जिंदा रहते हैं। तो जब ये देखने जाते हैं, मतलब जब वर्ल्ड वार सेकंड फिनिश हो जाता है, तब इनके फादर अपनी फैमिली को ढूंढने जाते हैं, तो उनको ये डायरी मिलती है एन फ्रैंक की। तो फिर वो उसको पढ़ते हैं और उसको फिर पब्लिश करवाते हैं। ठीक है, तो अब पब्लिश करवाते हैं, किस नाम से पब्लिश करवाते हैं, यहाँ पे नाम लिखा है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एक यंग गर्ल की डायरी, इस नाम से इसको पब्लिश कराया जाता है। और ये जो बुक है ये इतनी ज़्यादा फेमस होती है कि जो हमारी बाइबल बुक होती है उसके बाद सेकंड नंबर में सबसे ज़्यादा पढ़ने जाने वाली ये बुक होती है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, जिसका नाम रखा जाता है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ओके, सो हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं अब। एनलीस मैरी एन फ्रैंक 12 जून 1929, फरवरी मार्च 1945। डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ बताया गया है यहाँ पे कि उनका जन्म हुआ था 12 जून 1929 को, जबकि उनकी डेथ जो हुई है 1945 मार्च या फरवरी कभी भी हुई है, क्योंकि कंसंट्रेशन कैंप में कब उनकी डेथ हुई है किसी को भी नहीं मालूम। ठीक, तो फरवरी या मार्च में 1945 में इनकी डेथ हुई है। वाज अ जर्मन बॉर्न ज्विडिश गर्ल हु रोट वाइल इन हाइडिंग विथ हर family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II। वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था उस टाइम पे। जो जर्मनी थी, वहाँ के जो नाजिस थे, उन लोगों ने नीदरलैंड पर पूरी तरीके से आधिपत्य कर लिया था। वहाँ पे ये अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ और 4 और इनके फ्रेंड थे, मतलब टोटल कितने लोग थे, 8 मेंबर्स थे। इन लोगों के साथ ये एम्स्टर्डम में छिप करके, हाइडिंग प्लेस पर छिप करके इन्होंने ये डायरी लिखी हुई है। हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी। उनकी जो फैमिली होती है वो एम्स्टर्डम कब जाती है, जब नाजीज जो होते हैं उन लोगों ने जर्मनी पर पूरी तरीके से पावर कर रखा था। बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजीज ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इन द नीदरलैंड। पर जब ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया कि कब, जब नाजिस लोगों ने नीदरलैंड पर पूरी तरीके से अधिकार कर लिया। एज परसिक्यूशन अगेंस्ट द ज्यूडिश पॉपुलेशन इंक्राइसिस, द फैमिली वेंट इनटू द हाइडिंग इन जुलाई 1942। और उसके बाद क्या हो रहा था, मैंने जैसे पहले बता दिया कि ज्यूडिश जो पॉपुलेशन थी, इन लोगों को वो लोग किसी भी तरीके से मारना चाहते थे, कंसंट्रेशन कैंप में ले जाके पीटा जाता था, उन लोगों को काम करवाया जाता था। तो इसी कारण से वो उनकी जो फैमिली होती है अपने आप को छिपाने के लिए जुलाई 1942 में कहाँ चले जाते हैं, एम्स्टर्डम चले जाते हैं।
इनकी जो 13वां बर्थडे होता है उसके बाद ये लोग जाते हैं, मतलब कि 13वां बर्थडे वो वहीं पे मना लेते हैं इनका एन फ्रैंक का। और उसी बर्थडे पर उनके जो फादर होते हैं उनको एक डायरी गिफ्ट करते हैं और उसी डायरी में इन्होंने लिखा हुआ था, ठीक। इन हाइडिंग रूम इन हर फादर ओटो फ्रैंक ऑफिस बिल्डिंग, तो ऑफिस बिल्डिंग थी उनकी फादर की, ओटो फ्रैंक उनके फादर का नेम है। तो वहाँ उनकी ऑफिस बिल्डिंग जो थी उनके एक हिडन रूम, एक छुपा हुआ सा या गुप्त कमरा था, वहाँ पे ये लोग छिपे हुए रहते हैं। आफ्टर 2 years in hiding and transported to the concentration camp system where Anne died of typhus in Virgin Wilson within days of her sister। तो कब, इनकी सिस्टर का नाम है मार्गोट फ्रैंक, तो इनकी जो सिस्टर होती है उनकी डेथ हो जाती है, उसके कुछ दिन बाद ही हमारी जो एन फ्रैंक है इनको थाइपस नाम की एक बीमारी होती है जिसके कारण वो मर जाती है। बट कब, जब उनकी सिस्टर की डेथ हो गई उसके बाद एन फ्रैंक की डेथ होती है। हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, तो इनकी जो ग्रुप था उसमें 8 लोग थे, उनमें से सिर्फ इनके फादर थे जो कि सिर्फ सर्वाइव कर रहे थे। रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड, एम्स्टर्डम से वो रिटर्न हो जाते हैं कब, जब वॉर फिनिश हो जाती है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड। टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, तो देखते हैं वो कि उनकी जो डायरी थी वो सेव। कन्विंस्ड दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ द यंग गर्ल। तो उनको ऐसा लगता है, उनके फादर को जैसे उनको वो डायरी मिलती है एन फ्रैंक की, तो उनको ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत ही यूनिक रिकॉर्ड हो गया है, यूनिक रिकॉर्ड मानना चाहिए इसको। तो वो क्या करते हैं, उसको पब्लिश करवाने की सोचते हैं। और टाइटल होता है द डायरी ऑफ द यंग गर्ल, इस टाइटल के नेम से वो उस डायरी को पब्लिश करवा देते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे, ये जो डायरी थी वो एन फ्रैंक को 13 बर्थडे पर दी गई थी। एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 until इट फाइनल एंट्री ऑफ 1 अगस्त 1944। तो यदि देखो उसका 13 बर्थडे कब आया होगा, क्योंकि उसका जो बर्थ ऑफ बर्थडे है वो कब था, 12 जून 1929 को उनका बर्थ हुआ था। तो मतलब उनका बर्थडे कब आया होगा, 12 जून को। तो 13 बर्थडे पर उनको जब ये डायरी मिली, मतलब कि कब मिली थी, 12 जून 1942 को मिली होगी। तो इसी दिन से उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। और फाइनल एंट्री कब हुई उसकी, 1 अगस्त 1944, मतलब इतने दिन यहाँ तक बस लिखा उन्होंने, उसके बाद कुछ नहीं लिखा है। फाइनल एंट्री उसकी 1944 को ही थी। It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read book। और ये जो बुक थी जो कि उन्होंने डच लैंग्वेज में लिखी हुई थी, उसको फिर बहुत सारी मैनी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया और दुनिया की ये सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली एक बुक बन गई। मतलब कि बाइबल के बाद यदि कोई सबसे ज़्यादा बुक पढ़ी जाती थी तो वो यही पढ़ी जाती थी, एन फ्रैंक की डायरी। There have also been several films, television and theatrical productions and even an opera based on the diary। और ये जो डायरी थी ना, इसी से रिलेटेड बहुत सारी बहुत सारी फिल्म्स मूवीज़ बनाई गई, बहुत सारी टेलीविज़न सीरियल्स बनाए गए, थिएटिकल प्रोडक्शन बनाए गए, यहाँ तक कि जो ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी, इसी डायरी पर बेस्ड थी वो सारी फिल्म्स और टेलीविज़न सीरियल्स और ओपेरा एक्सेट्रा। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डायरी लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, की जब नाजीज लोगों का आधिपत्य अधिकार जर्मनी में था, उस समय की दैनिक जो जीवन था उसके बारे में ये बताता है। ये जो डायरी बताती है कि किस प्रकार की कंडीशन में वो लोग रहते थे, मतलब मानसिक रूप से परेशान रहते थे। उन लोगों को नहीं पता था कि कब उनको कैप्चर कर लिया जाए, पकड़ लिया जाए, कब उनकी डेथ होगी, ये कुछ नहीं पता था।
और एन फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिन्यूड एंड डिस्कस्ड द ऑफ द हॉलोकास्ट विक्टिम्स। और जो हमारी एन फ्रैंक थी वो क्या बन गई थी, सबसे अधिक जानी जाने वाली राइटर बन गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस, ये जो उनका डायरी वर्क था वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। क्योंकि ऐसी कंडीशन में लिखना जबकि सभी लोग परेशान हैं, दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। अब अगले वीडियो में हम इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझेंगे। थैंक यू।